आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में आधा पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 आज होगा। तो पार्ट 2 में क्या होंगे? सबसे पहले क्या होंगे? परावर्तन का नियम। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम ये समझेंगे क्योंकि ये हर बार लगभग परीक्षा में दे ही देता है। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों में अंतर भी सीखेंगे। अगला क्या हम लोग 3 नंबर में क्या चलेंगे? 3 नंबर में समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ेंगे। बने प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। आगे क्या सीखेंगे? 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या सीखेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण। दर्पण तो 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये कैसे बनेगा ये भी हम लोग सीखेंगे आज। गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। एक होते हैं क्या गोलीय दर्पण में? एक होते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण तो सभी जानते हो, घर में सभी के यहाँ दर्पण होगा। दर्पण कहते हैं आईना को। दर्पण किसको कहते हैं सोनी? आईना को कहा जाता है। उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। और एक होते हैं क्या? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो सबके घर में रहता है, मुंह कान देखने के लिए सब यूज करते हैं इसको, है ना। लेकिन उत्तल दर्पण कहाँ रहता है? उत्तल दर्पण सभी गाड़ियों के, सभी वाहनों के साइड मिरर के रूप में रहता है। माने जब गाड़ी चलाती है या कोई चलाते हैं तो पीछे वाला गाड़ी देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र देता है। प्रतिबिंब सीधा बनाता है और दृष्टि क्षेत्र जो देते हैं वो हमेशा विस्तृत विस्तार पूर्वक दिखाते हैं, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, देखते होंगे ठाकुर जी यानी कि हजाम जो होते हैं वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें चेहरा जरा सा बड़ा दिखाई देता है ना। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? याद रखिएगा, मुख्य चीज है क्या है अवतल दर्पण में? हजामत बनाने के लिए उपयोग होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। अगला बार हम लोग अगला क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? अगला क्लास में हम लोग सीखे थे कि एक अगर चमकदार सतह रहे, एक चमकदार सतह रहे तो उस पर पड़ने वाला जो किरण पुंज है, ये किरण जो पड़ते हैं ये यहां से टकराते हैं और टकराने के बाद में क्या होते हैं? उसी दिशा में लौटते हैं, जरा सा कोण बनाते हुए लौटते हैं, है ना। कोण बनाते हुए लौटते हैं। ये अंदर इसमें पॉलिश किया हुआ रहता है, इसमें है क्योंकि अंदर में प्रकाश इसका ना पार कर सके। जैसे आईना, आईना को देखे होंगे पीछे में क्या होता है? रंगा हुआ होता है। पीछे में रंगा हुआ इसलिए होता है क्योंकि वो प्रकाश पार नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बनते हैं हम लोग सीख चुके थे। यहाँ अभिलंब होते हैं, यहाँ क्या होते हैं? अभिलंब होते हैं। ये अभिलंब होते हैं, इसको काटते हैं, सीधा लिखते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं इसको जो है ये इस तरह से पार लेते हैं। इसमें ये रहा, ये क्या है? अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब यहाँ देखिए कोण कहाँ कहाँ बन रहा है? एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको क्या बोलेंगे? इस सब तो पढ़े हुए हम लोग हैं, लेकिन हम लोग आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है परावर्तन का नियम। आज पढ़ना है क्या? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम 2 होते हैं। पहला वाला क्या होते हैं? पहला वाला आपतित किरण,
आपतित किरण, आपतित किरण माने ये फिगर बना दे ताकि समझाने में सुविधा हो जाए। परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, है ना। तीनों एक ही, देखिए एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण और इसको बोलेंगे अभिलंब। तीनों एक ही समतल पर है ना। असल में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, तीनों एक ही समतल, एक ही समतल पर होते हैं, पर होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही समतल भी लिख सकते हैं आप, इसके जगह पर आप बिंदु भी डाल सकते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो इसी बिंदु पर आया है ना। तो खैर जो आपको है समतल लिखिएगा बेटर है, एक ही समतल पर होते हैं। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? 2 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर में क्या होगा? दो नंबर में क्या होगा? आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। माने ये कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आई और आर बराबर होते हैं ना। कोण आई बराबर कोण आर, ये हम लोग परावर्तन का नियम हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, परावर्तन का नियम कितने होते हैं वर्षा? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? अगला तो हो गया हमारा। 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आप लोग कभी आईना देखे हैं ना? आईना तो आप लोग देखे हैं। तो आईना में जो आपका तस्वीर दिखाई देता है उसके अंदर वही प्रतिबिंब है। वो क्या है? दर्पण के अनुसार वही प्रतिबिंब है। दर्पण माने आईना होता है। दर्पण माने क्या होता है? आईना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, किसी, इसको समझेंगे हम लोग। किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें, किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या जिस बिंदु से, या जिस बिंदु, जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, मिलती है या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है।
उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है ना। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो ध्यान देगा, यहीं पर दोनों का परिभाषा है। प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, अगर खाली इतना ही रहेगा, जिस बिंदु प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है इतना रहेगा, तब उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तब उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है ये रहेगा, तो हम लोग उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है इतना रहेगा, तब उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आ गया प्रतिबिंब? चलिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं ना। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? 1 नंबर में क्या होंगे? 1 नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब और 2 नंबर में क्या होंगे? 2 नंबर में आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? अभी हम लोग समझे बढ़िया ढंग से थे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग समझ में आ गया है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? इसमें तो मिलती है, फ्रेश लिखा गया, उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी तुरंत हम लोग समझे थे। आभासी प्रतिबिंब में क्या होते हैं? आभासी प्रतिबिंब ये क्या होते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है ना, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये भी हो सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अभी समझेंगे हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब आभासी प्रतिबिंब तो वास्तव में मिल जाती है, अब नहीं, आभासी प्रतिबिंब वास्तव में नहीं मिलती है, अब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में मिल जाती है, यही ना है। अब हम लोग दोनों में अंतर जरा समझ लेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, इस तरफ लिखते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब इधर लिख दिया है, इधर लिख देते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आ रहा समझ में? चलिए ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और जबकि वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें क्या लिख देते हैं, एक नंबर में ना, एक नंबर में लिखना होगा, एक नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। अंकित यहां ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े, बाकी का जो है अगला वीडियो में सीखेंगे।